हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो को देखने वाले सभी व्यूअर्स को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को लाइफ साइंस का एपिसोड 3 का वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होते हैं माध्यमिक परीक्षा जो सामने आपका 2021 में पूछे जाएंगे, उसके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आज मैं कराने जा रहा हूं। तो आप इसे गौर से देखिए और इसको याद रखने का कोशिश करिए। ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो आप देखिए इसको किस तरह से आप कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से आप समझिए इसको। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है कि गति तथा प्रचलन में 2 अंतर को लिखिए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा तो आपको इसमें 2 मार्क्स दिया जाएगा। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, गति और प्रचलन आपको 2 कॉलम बनाना है। एक कॉलम में आपको मूवमेंट लिखना है, गति लिखना है, और दूसरे तरफ प्रचलन लिखना है। ठीक है, अब देखिए गति और प्रचलन में अंतर हम किस प्रकार कर सकते हैं। गति का मतलब होता है कि जब कोई सजीव अपने अंगों को अपने ही स्थान पर रखकर उसके स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे हम गति कहते हैं। अर्थात इसमें क्या होता है, सजीवों के जो शरीर है उसमें कोई स्थानांतरण नहीं होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि गति में सजीवों के शरीर का स्थानांतरण नहीं होता है। शरीर का स्थानांतरण, देखिए स्थानांतरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। स्थानांतरण नहीं होता है। ठीक है, और इसमें आप लिखेंगे प्रचलन में क्या होता है, सजीवों के शरीर का स्थानांतरण हो जाता है। तो प्रचलन की क्रिया में सजीवों के शरीर का क्या हो जाता है, सजीवों के शरीर का स्थानांतरण हो जाता है। शरीर का स्थानांतरण होता है। ठीक है, दूसरा अंतर आप लिख सकते हैं कि गति जो होते हैं प्रायः सभी सजीवों में होते हैं। गति की क्रिया प्रायः सभी प्रकार के सजीवों में होता है। लेकिन प्रचलन देखा गया है कि प्रायः प्राणियों में ही प्रचलन संभव है। तो लिखेंगे प्रचलन की क्रिया प्रायः किसमें होते हैं, प्राणियों में होते हैं। प्रचलन की क्रिया प्रायः प्राणियों में होते हैं। प्राणियों यानी जंतुओं में होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ अपवाद भी आएंगे। अपवाद में आप स्पॉन्ज आप ले सकते हैं। स्पॉन्ज क्या है, प्राणी होने के बावजूद भी इसमें प्रचलन की क्रिया नहीं होती है। एक चीज और देख लीजिए कि प्रचलन के बिना गति संभव है ना। अगर मान लिया जाए कि आप प्रचलन ना करें परंतु गति तो आप कर ही सकते हैं, इसलिए प्रचलन के बिना गति संभव है ना। और तीसरा में आप लिख सकते हैं कि
बिना गति का प्रचलन कभी भी संभव नहीं होता है। अर्थात बिना गति का प्रचलन संभव नहीं है, प्रचलन संभव नहीं है, नहीं होते। आपको समझ में आ गया कि देखिए, आप अगर प्रचलन करते हैं तो सबसे पहले आपको गति करना पड़ेगा, क्योंकि बिना गति किए कभी भी आप प्रचलन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बायोलॉजी की भाषा में या जीव विज्ञान के भाषा में आपको गति कहने का मतलब हुआ कि आप अपने स्थान पर अस्थिर रहकर अपने शरीर के अंगों को हिलाते डुलाते हैं या अपने अंगों के स्थिति में परिवर्तन करते हैं, तो उसे हम गति कहते हैं जीव विज्ञान की भाषा में। भौतिक के लिए अलग है कि गति मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, परंतु जीव विज्ञान में आप समझेंगे कि गति का मतलब यहाँ पे होता है कि आपको एक ही स्थान में अस्थिर रहना है और अपने अंगों को हिलाना डुलाना है या अंगों के स्थिति में परिवर्तन करना है। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि प्रचलन के बिना आप गति कर सकते हैं। अर्थात आपका शरीर में गति होगा या जंतुओं के शरीर में गति होगा, पौधों के शरीर में गति होगा, परंतु प्रचलन नहीं भी हो सकता। परंतु अगर कोई प्रचलन करना चाहेगा तो उसको क्या होना पड़ेगा, तो गति करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब चले आते हैं प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं। देखिए क्वेश्चन, प्रतिवर्ती चाप को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ठीक है, अब प्रतिवर्ती चाप कहते किसे हैं, तो देखिए कि जब भी हम किसी भी कार्य को संपन्न करते हैं तो सबसे पहले ग्राहक अंगों के द्वारा संवेदना हमारे ग्राहक अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक है, और फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर जो संवेदना आते हैं वो प्रतिचार के रूप में कहाँ जाते हैं, तो हमारे अपवाहक अंगों में जाते हैं। तो यहां से यहां तक कहने का मतलब ये ग्राहक अंगों से लेकर, जैसे मान लिया जाए ये हमारा त्वचा है, तो यहां से अगर कोई सुई चुभा दिया, तो कोई सुई चुभाया तो यहां से ये संवेदना क्या होगा, हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आएंगे। अर्थात रीढ़ रज्जु के अंदर ये संवेदना क्या होंगे, पहुंचेंगे। रीढ़ रज्जु के आने के बाद यहां से फिर हमारा मोटर नर्व जो होता है, चालक तंत्रिकाएं, ये संवेदना को प्रतिचार के रूप में क्या करता है, अपवाहक अंगों में लेकर जाते हैं। ठीक है, कहां लेकर जाते हैं, अपवाहक अंगों में लेकर जाते हैं। ये आपका अपवाहक अंग हुआ। ठीक है, तो अपवाहक अंग जैसे हमारे पेशियां हुआ, हमारे ग्रंथियां हुआ, तो ये सब अपवाहक अंग होते हैं। त्वचा हुआ, नाक कान आंख जीभ, ठीक है, ये सारा हमारा ग्राहक अंग होते हैं। ये सब क्या है, ग्राहक अंग। ठीक है, और ये आपका रीढ़ का रज्जु जो होता है, रीढ़ रज्जु, इसको हम कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, और ये अपवाहक अंग है। ठीक है, तो आप देखिए इसका परिभाषा किस तरह से आप फिगर को याद रख करके आप परिभाषा इसका लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि जिन मार्गों के द्वारा ग्राहक अंग से संवेदना हमारे रीढ़ रज्जु में पहुंचते हैं और रीढ़ रज्जु से प्रतिचार पुनः अपवाहक अंगों में पहुंचाए जाते हैं, तो जिन रास्तों के द्वारा ये प्रक्रिया संपन्न होते हैं या घटित होते हैं उसी को हम कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। तो अर्थात ये एक तरह का क्या है, मार्ग है या एक प्रकार का पथ है जो कि दिखाता है कि प्रतिवर्ती क्रिया इन्हीं रास्तों से होकर संपन्न हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, प्रतिवर्ती चाप का परिभाषा, प्रतिवर्ती चाप है ना,
शॉर्ट में अगर लिखें तो जिन मार्गों के द्वारा या पथों के द्वारा, जिन मार्गों के द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती, इसको प्रतिवर्ती क्रिया भी कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया संपन्न होती है। आप जान रहे हैं मार्ग क्या है, ग्राहक अंग से रीढ़ रज्जु, रीढ़ रज्जु से अपवाहक अंग, ठीक है। तो जिन मार्गों के द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया संपन्न होती है, संपन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं या रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। क्लियर हो गया। जिन मार्गों के द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया संपन्न होती है उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, ठीक है। इसको दूसरे शब्द में आप ये भी लिख सकते हैं कि ग्राहक अंगों से संवेदना रीढ़ रज्जु के अंदर जाते हैं और रीढ़ रज्जु से वही संवेदना प्रतिचार के रूप में अपवाहक अंगों में जाते हैं। तो जिन मार्गों के द्वारा ये संवेदनाएं स्थानांतरित होते हैं उन मार्ग को ही प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। या आप इसको भी लिख सकते हैं, जो मर्जी है आप लिख सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि कहने का मतलब वे ग्रंथियां जो अपने द्वारा उत्पन्न स्रवित पदार्थों को रक्त में मिला देते हैं और रक्त के माध्यम से वह अपने गंतव्य स्थानों पर जाते हैं और वहां पे क्रिया को संपन्न करते हैं, उसी को हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अर्थात ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि है इसको इंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। इंडोक्राइन क्या कहते हैं इसको, इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो वे ग्रंथियां जिसके द्वारा उत्पन्न स्रवित पदार्थ रक्त में मिला दिए जाते हैं तथा रक्त के माध्यम से वह विभिन्न अंगों में पहुंचकर अपने क्रियाकलाप को संपन्न करते हैं तो उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। इसको डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है, अर्थात इसको नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं, याद रखिए, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के डक्ट नहीं पाए जाते हैं। अर्थात इन ग्रंथि से उत्पन्न जो स्रवित पदार्थ होते हैं वो डायरेक्ट खून के अंदर मिला दिए जाते हैं, इसलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। इसका उदाहरण आप पीयूष ग्रंथि लिख सकते हैं, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, जो भी मर्जी है आप लिख सकते हैं, लेकिन हार्मोन उत्पन्न करने वाले जो होते हैं वो सारे इंडोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत आते हैं। अर्थात जो भी हार्मोन उत्पन्न करते हैं उसे आप अंतःस्रावी ग्रंथि बोल सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए हार्मोन और तंत्रिका तंत्र में क्या अंतर है, इस तरह का क्वेश्चन दिए जा सकते हैं 2 नंबर में। तो देखिए हार्मोन और तंत्रिका तंत्र दोनों में अंतर पूछा। तो देखिए हार्मोन क्या होता है, ये सजीव में ग्रंथियों के द्वारा या कुछ विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होते हैं, ठीक है, जो कि चाहे वो जंतु हो चाहे वो पेड़ पौधा हो, दोनों के शरीर में हार्मोन का सेक्रेशन होते हैं। परंतु तंत्रिका तंत्र जो होते हैं वो केवल जंतु में ही मिलते हैं, ठीक है। तो चूंकि ये अंतर कहा है तो आप यहाँ पे हार्मोन लिख सकते हैं और दूसरे तरफ आप तंत्रिका तंत्र लिख सकते हैं, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। हार्मोन बताइए कहां कहां मिलेंगे, तो यह पौधे तथा जंतुओं दोनों में पाए जाते हैं, यह अंतर हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, तंत्रिका तंत्र क्या होता है, केवल जंतुओं में ही पाया जाता है, पेड़ पौधों में प्रकृति इसे नहीं प्रोवाइड किया है। तो इसलिए तंत्रिका तंत्र कहां पे मिलेंगे, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र केवल जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं, शरीर में पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा आप देखिए हार्मोन जो होते हैं वो इसका स्थानांतरण रक्त के माध्यम से होता है, अर्थात हार्मोन क्या होता है, रक्त के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं। हार्मोन रक्त लसिका, और अगर प्लांट हार्मोन का चर्चा करें तो वो जल के द्वारा स्थानांतरित होते। अब बताइए कि तंत्रिका तंत्र का क्या स्थानांतरण हो जाएगा, नहीं, तंत्रिका तंत्र स्थानांतरित नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर फिक्स होते हैं, ठीक है, नर्वस सिस्टम फिक्स होते हैं, इसलिए इसका स्थानांतरण नहीं होते हैं। तो क्या लिखेंगे, तंत्रिका तंत्र का स्थानांतरण नहीं होते हैं, ठीक है, स्थानांतरण नहीं होते, ठीक है। आप लिख सकेंगे इसको, हम बहुत ही इसको बारीकी से धीरे धीरे आपको समझा रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो समझने में, और इसको अच्छी तरह से आप लिख के आ सकते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर अगर आप लिखना भी चाहें तो आप लिख सकते हैं कि हार्मोन जो होता है वो क्रियाकलाप के बाद नष्ट हो जाते हैं, परंतु तंत्रिका तंत्र कभी नष्ट नहीं होते हैं, चाहे इसका क्रियाकलाप हो अथवा नहीं हो। तंत्रिका तंत्र में दरअसल होता क्या है, संवेदनाओं का स्थानांतरण होता है, इसलिए इसमें नष्ट होने की कोई बात होता ही नहीं है, अर्थात ये नष्ट नहीं होते। लेकिन हार्मोन अपना क्रियाकलाप करने के बाद ही क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आप लिखना चाहते हैं तो चूंकि यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है इसलिए हम यहाँ पे फिलहाल 2 ही लिखे हैं, परंतु जानकारी के ख्याल से आप ज्यादा से ज्यादा इसमें अंतर आप खोज सकते हैं और निकाल सकते हैं। हार्मोन जो होते हैं उसको रासायनिक संयोजक भी कहते हैं, यानी उसको केमिकल कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं, जबकि तंत्रिका तंत्र जो होते हैं उसको हम भौतिक संयोजक भी कहते हैं या फिजिकल कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको अंतर कर सकते हैं।
अब चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन, हार्मोन को रासायनिक दूत क्यों कहा जाता है? अब देखिए, ये रासायनिक दूत यानी एक केमिकल मैसेंजर, इसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में? केमिकल मैसेंजर, है ना, केमिकल मैसेंजर। तो क्यों इसको केमिकल मैसेंजर भी कहा जाता है? ठीक है, क्योंकि हार्मोन जो होता है वो क्या है? एक केमिकल्स है। हार्मोन क्या है? एक रसायन है जो रक्त के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, दूर विभिन्न स्थानों पर जाते हैं और वहां जाकर विभिन्न प्रकार के जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को संपन्न कराते हैं। तो चूंकि ये दूत के जैसा ही व्यवहार करते हैं, जिस तरह से दूत क्या करते हैं, विभिन्न भागों में जाकर अपना मैसेज को देते हैं, उसी तरह से हार्मोन भी एक क्या है? रासायनिक पदार्थ है जो रक्त के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, दूर जाते हैं और दूर जाकर के अपने क्रियाकलाप को संपन्न करते हैं, इसलिए इसको रासायनिक दूत भी कहते हैं। हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो रक्त लसिका अथवा जलीय माध्यम के द्वारा दूर स्थित विभिन्न अंगों अथवा कार्यों को संपन्न कराने में सहायक होते हैं, संपन्न कराने में सहायक होते हैं। अतः इसे क्या कहते हैं? इसे रासायनिक दूत कहते हैं, रासायनिक दूत कहते हैं। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं कि हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो रक्त लसिका अथवा जलीय माध्यम के द्वारा दूर स्थित विभिन्न अंगों अथवा विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को जाकर क्या करते हैं? उस कार्य को संपन्न करते हैं, इसलिए इसको रासायनिक दूत भी कहते हैं। ठीक है, अब 6 नंबर में देखिए, पादप हार्मोन तथा जंतु हार्मोन के अंतर को लिखिए। तो आपको मालूम होगा कि पादप हार्मोन पेड़ पौधों के अंदर उत्पन्न होते हैं, है ना, और जंतु हार्मोन ग्रंथियों से उत्पन्न होते हैं। तो देखिए, पौधा में कहाँ पे उत्पन्न होते हैं? ये अपरिपक्व कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। पादप हार्मोन पौधे के अपरिपक्व विशिष्ट कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं, विशिष्ट कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना, जबकि ये कहाँ पे उत्पन्न होते हैं? तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में उत्पन्न होते हैं। तो लिखेंगे जंतु हार्मोन जंतुओं के शरीर में स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि, इसको आप ध्यान से देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों लिख दीजिए, ग्रंथियों में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा, पादप हार्मोन जो होते हैं वो अम्लीय तथा क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, यह अम्लीय अथवा
क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है। और जंतु हार्मोन जो होते हैं ये एस्टेरॉयड तथा प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। यह स्टेरॉयड अथवा प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। ठीक है। अब देखिए और भी आपको बता देते हैं, पादप हार्मोन का स्थानांतरण या तो विसरण विधि द्वारा होता है या फिर फ्लोएम के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। जबकि जंतु हार्मोन या तो रक्त या तो लसिका, ठीक है, रक्त अथवा लसिका के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किए जाते हैं या स्थानांतरित होते हैं। ठीक है। अब चले आइए, अनुवर्तन गति किसे कहते हैं? क्वेश्चन है अनुवर्तन गति किसे कहते हैं? तो आप मूवमेंट में पढ़े हैं कि पौधों में होने वाली वे गतियां जिसमें उद्दीपन के दिशा का प्रभाव पड़ता है और उनके दिशा के प्रभाव से इनके अंगों के स्थिति में परिवर्तन आते हैं। पौधों में उत्पन्न होने वाली वैसी बकरन गति, इसको बकरन गति भी कहते हैं, बकरन गति जिसमें उद्दीपन के दिशा का प्रभाव पड़ता है, उद्दीपन के दिशा के प्रभाव से पौधों के अंगों की स्थिति यानी पोजीशन, स्थिति में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होना यानी चाहे वो सूर्य के प्रकाश के दिशा की तरफ वृद्धि करे, है ना, या फिर भूमि के अंदर वृद्धि करे, ठीक है, या फिर वो हॉरिजेंटल वृद्धि करे, तो कोई न कोई दिशा में वो वृद्धि करेगा ही करेगा। तो इसलिए इसके स्थिति में परिवर्तन को ही क्या कहेंगे? अनुवर्तन गति। अनुवर्तन गति इसको कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है। इसमें अगर उदाहरण दें तो पौधे के तना का सूर्य के प्रकाश की ओर गति करना। ठीक है, समझ गए अनुवर्तन गति किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुचलन गति किसे कहते हैं? अनुचलन गति, तो जैसा कि आप इसके पहले अनुवर्तन गति देखे हैं, तो चलन यहां देखिए ध्यान से, जिसको कि टैक्टिक मूवमेंट भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा? उद्दीपन के प्रभाव से कुछ पौधे अर्थात निम्न श्रेणी के पौधे वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाते हैं। तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाएंगे तो ऐसे गति को ही हम कहते हैं अनुचलन गति। ठीक है। पौधों में होने वाली वैसी गतियां, पौधों में होने वाली वे गतियां जिसमें उद्दीपन के प्रभाव से, उद्दीपन देखिए बाह्य भी हो सकता है आंतरिक भी हो सकता है, इसलिए यहां पे हम केवल उद्दीपन ही देंगे। उद्दीपन के प्रभाव से पौधों में होने वाली वे गतियां जिसमें उद्दीपन के प्रभाव से
निम्न श्रेणी के पौधे, चूंकि इसमें निम्न श्रेणी के पौधे ही आते हैं, पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे अनुचलन गति कहते हैं, अनुचलन गति कहते हैं। ठीक है। जैसे क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास एक प्रकार का पौधा है, ठीक है। उसका जो गति होता है वो अनुचलन गति के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आप आ जाइए, कंपानुकंचन गति किसे कहते हैं? देखिए, ये अनुकुंचन गति का एक उदाहरण है कंपानुकंचन गति। ठीक है। तो अनुकुंचन गति अगर आता है तो उसका परिभाषा होगा क्या कि उद्दीपन के तीव्रता के प्रभाव से पौधों में होने वाले गति। परंतु यहां पे कंपानुकंचन गति दिया है तो ये खास प्रकार के उद्दीपन की तीव्रता इसमें होती है जिसको कि स्पर्श बोलते हैं। तो वैसे अनुकुंचन गति होता है जिसको कि नास्टिक मूवमेंट कहते हैं, नास्टिक मूवमेंट। ठीक है। वैसे अनुकुंचन गति जिसमें स्पर्श, ध्यान दीजिएगा, स्पर्श नामक उद्दीपन की तीव्रता, ये लिखना है आपको, स्पर्श नामक उद्दीपन की तीव्रता का प्रभाव से पौधों के अंगों की स्थिति में परिवर्तन होते हैं, उसे क्या कहते हैं? कंपानुकंचन कहते हैं। कंपानुकंचन गति कहते हैं। इसका जो उदाहरण आप देंगे वो छुई मुई आप दे सकते हैं। छुई मुई के बारे में आप जानते हैं, जिसको कहते हैं माइमोसा पुडिका। ये आप, इसका क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है इसका छुई मुई का, जिसको हम लाजवंती भी बोलते हैं, जिसको छुई मुई भी बोलते हैं, माइमोसा पुडिका भी बोला जाता है इसको। अब आते हैं हार्मोन की 3 विशेषताओं को लिखिए। देखिए, हार्मोन दरअसल होता क्या है वो लिखेंगे यहां पे। हार्मोन विशेषता इसका यही है कि हार्मोन क्रिया के फलस्वरूप नष्ट हो जाते हैं, अर्थात वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है। हार्मोन जो होते हैं वो एक प्रकार का केमिकल्स होता है। हार्मोन कम अनुभार वाले एक रासायनिक पदार्थ होते हैं। रासायनिक पदार्थ अर्थात ये कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। हार्मोन कम अनुभार वाले एक कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक रासायनिक
पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका विशेषता भी लिख सकते हैं। हार्मोन क्रिया के फलस्वरूप नष्ट हो जाते हैं। हार्मोन कम अनुभार वाले एक कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, और हार्मोन का स्थानांतरण जल, रक्त, लसिका इत्यादि के द्वारा हो सकते हैं। तो इस तरह से इसकी हम विशेषताओं को लिख सकते हैं। ये एक विशेषता और भी लिख सकते हैं, ये जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न कराता है। हार्मोन सजीवों में होने वाला जैव रासायनिक क्रिया को संपन्न कराता है। प्लांट में दरअसल देखिए हार्मोन क्या होता है, जनरली उसकी वृद्धि और विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो हार्मोन क्या करते हैं, पेड़ पौधे के वृद्धि और विकास में ही ज्यादातर क्या करते हैं, मदद करते हैं। फूल के खिलने में मदद करते हैं, या फिर बीज को अंकुरित करने में मदद करते हैं। ठीक है, शाखा पर शाखाओं के निर्माण में भी वो मदद करते हैं, और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के निर्माण में भी मदद करते हैं। परंतु जंतुओं में देखा गया है कि हार्मोन हमारे शारीरिक वृद्धि, है ना, या फिर कुछ सेक्स हार्मोन होते हैं जो कि हमारे अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करते हैं, प्रजनन अंगों के वृद्धि और विकास में मदद करते हैं, हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में मदद करते हैं, हड्डियों के निर्माण में मदद करते हैं। तो ये सब एनिमल के अंदर जो हार्मोन होते हैं ये इन क्रियाओं को कराने में मदद करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे इसके फंक्शन होते हैं जो कि इन हार्मोन का विशेषता के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है जीटीएच हार्मोन के 2 कार्य को लिखिए। तो देखिए इसको कहते हैं गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, इसका नाम है गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। तो जीटीएच को हम कहते हैं गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। अब देखिए इसके 2 कार्य क्या क्या होते हैं। ये तो सबसे पहले, चूंकि गोनेड का मतलब ही होता है प्रजनन अंग, ठीक है, तो प्रजनन अंग आप जानते हैं कि मेल के अंदर क्या होता है और फीमेल के अंदर क्या होता है। तो मेल के अंदर होता है वृषण, तो यह हार्मोन वृषण तथा फीमेल के अंदर होता है अंडाशय जिसको ओवेरी कहते हैं, ओवेरी के क्रियाकलाप पर नियंत्रण करते हैं। चूंकि देखिए ये ट्रॉफिक हार्मोन है, ट्रॉफिक हार्मोन कहने का मतलब ही हो गया कि वो क्या करते हैं, तो किसी अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण करते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये तो निकलता है पीयूष ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलता है गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। परंतु ये हार्मोन जो होते हैं वो वृषण, ये भी एक तरह का ग्रंथि है, अंडाशय ये भी ग्रंथि है,
इसको हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो मिक्स्ड ग्लैंड विरसन और अंडाशय दोनों होते हैं। तो इन ग्रंथियों पर ये क्या करता है? नियंत्रण करता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा फंक्शन इसका क्या है? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का, यह मेल तथा फीमेल यानी मादा तथा नर के लैंगिक लक्षण को विकसित करता है। ठीक है, इसको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी बोलते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण भी बोलते हैं। तो इन हार्मोन के द्वारा मादा अथवा नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण या लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं। ठीक है, तो 2 गुण आप इसका लिख सकते हैं। नेत्र गोलक के 3 स्तर का नाम लिखिए। नेत्र गोलक, जैसा कि आप नाम से जान रहे हैं कि ये हमारे आंख के 3 स्तर होते हैं, उसी के बारे में कहा गया है। तो आंख का 3 स्तर होते हैं। सबसे बाहर का स्तर को कहते हैं स्क्लेरा। ठीक है, मध्य का जो स्तर होता है, अब एक चीज थोड़ा सा और जान जाइए कि ये जो बाहर का लेयर है, ये सामने के तरफ एक पारदर्शी लेयर बनाता है जो स्क्लेरा का ही भाग होता है। इसका नाम कॉर्निया रखा गया है, कॉर्निया। ठीक है, तो कॉर्निया जो होते हैं वो दरअसल स्क्लेरा ही होते हैं, परंतु ये पारदर्शी लेयर सामने वाला होते हैं। ठीक है, तो स्क्लेरा आप लिखेंगे 1 नंबर। दूसरा नंबर आप लिखेंगे, देखिए यहां पे ये है आपका कोरोइड। तो दूसरा जो स्तर होता है ये थोड़ा मोटा लेयर होता है, इसको कोरोइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर का लेयर जो होता है वो क्वारवाइड होते हैं, इसको क्वारवाइड भी बोल सकते हैं। ये सेकेंड लेयर है। ठीक है, और जो थर्ड लेयर होता है वो सबसे आंख का अंतिम लेयर होता है। ठीक है, ये आपका सबसे अंतिम लेयर होते हैं। ठीक है, तो ये जो अंतिम लेयर होते हैं इसी को कहते हैं रेटिना। इसको क्या कहते हैं? रेटिना लेयर, थर्ड लेयर। तो देख लीजिए, 1 नंबर स्क्लेरा, 2 नंबर कोरोइड, 3 नंबर रेटिना। इसको अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना, ये 3 स्तर हमारे आंख के होते हैं। स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना। ठीक है, कॉर्निया क्या है? कॉर्निया स्क्लेरा का ही भाग है, जो हमारे आंख का 1/6 पार्ट, ये जो सामने की तरफ हम लोग आंख किसी का देखते हैं तो 1/6 पार्ट ही देखते हैं। अब बाकी जो 5/6 पार्ट्स होते हैं वो हमारे नेत्र कटोर के अंदर अवस्थित होते हैं, जिसको कि हम देख नहीं पाते हैं। ठीक है, परंतु वो भीतर में होते हैं। तो इस तरह से आंख के लेयर के बारे में आपको अच्छी तरह से पता चल गया है कि आंख का लेयर 3 होते हैं, स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना। अब आते हैं अभिवाही तथा अपवाही तंत्रिका का क्या कार्य है। अभिवाही और अपवाही तंत्रिका, तो वैसे तंत्रिका जो ग्राहक अंगों से संवेदना को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ले जाते हैं, उसे ही अभिवाही तंत्रिका कहते हैं। ठीक है, और इसको एफेरेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये संवेदना को परिधीय भाग से केंद्रीय भाग के तरफ लेकर जाते हैं। परिधीय भाग से केंद्रीय भाग के तरफ ये क्या करते हैं? लेकर के जाते हैं। इसलिए इसको कहते हैं एफेरेंट नर्व कहते हैं। एफेरेंट कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि आखिर इसको एफेरेंट नर्व क्यों कहते हैं। तो आप ये लिखेंगे कि क्योंकि
संवेदी तंत्रिका अर्थात अभिवाही तंत्रिका जो होते हैं वो संवेदना को ग्राहक अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में लाते हैं, अर्थात ये परिधीय वाला भाग से केंद्र वाला भाग की ओर संवेदना का स्थानांतरण करते हैं, इसलिए इसे हम एफेरेंट कहते हैं या अभिवाही धमनी अभिवाही तंत्रिका भी कहते हैं। तो एफेरेंट नर्व, ठीक है। तो अच्छा, अभी अपवाही तंत्रिका किसको कहते हैं? तो वैसे तंत्रिकाएं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर आए हुए संवेदना को प्रतिचार के रूप में अपवाहक अंगों में लेकर जाते हैं, तो ऐसे तंत्रिका को ही हम क्या कहते हैं? अपवाही तंत्रिका कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या करता है, ये केंद्रीय भाग से परिधीय भाग के तरफ लेके आते हैं। अगर ये वृत्त का कल्पना आप करें तो बीच में क्या होता है? केंद्र होता है और इसको परिधि कहते हैं। तो चूंकि केंद्र वाले भाग से परिधि वाले भाग के तरफ क्या करता है? संवेदना का स्थानांतरण करता है, इसलिए इसको अपवाही तंत्रिका कहते हैं। समझ में आ गया? अभिवाही तंत्रिका। वे तंत्रिकाएं जो संवेदना को, आखिर ये ढोएगा क्या? संवेदना को ही ढोता है। संवेदना को ग्राहक अंगों से जिसको कि हम संवेदी अंग भी कहते हैं, सेंसरी ऑर्गन भी कहते हैं, ठीक है। ग्राहक अंगों से वे तंत्रिकाएं जो संवेदना को ग्राहक अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे अभिवाही या इसको संवेदी भी कहते हैं, अभिवाही तंत्रिका या सेंसरी नर्व भी कहते हैं, संवेदी तंत्रिका भी कहते हैं। कभी कभी परीक्षा में संवेदी तंत्रिका लिखने के लिए आएगा, संवेदी तंत्रिका, ठीक है। सेंसरी नर्व कहते हैं, ठीक है। अब है अपवाही तंत्रिका किसे कहते हैं? तो आप लिखेंगे अपवाही तंत्रिका, है ना, जिसको कि हम मोटर नर्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मोटर नर्व। वे तंत्रिकाएं जो संवेदना को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्रतिचार के रूप में कहां ले जाते हैं? तो अपवाहक अंगों में लेके जाते हैं। अपवाहक अंगों में पहुंचाते हैं, उसे क्या कहते हैं? चालक तंत्रिकाएं भी कहते हैं या अपवाही तंत्रिका कहते हैं, उसे अपवाही तंत्रिका कहते हैं, ठीक है। कोशिका चक्र किसे कहते हैं? सेल साइकिल। क्या है सेल साइकिल? ठीक है, सेल साइकिल क्या है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, कोई भी कोशिका विभाजन के दो अवस्थाएं होती है। कोशिका का विभाजन जब होता है तो कोशिका विभाजन की दो अवस्थाएं होती है, ठीक है। एक अवस्था जो होता है उसको विश्रामावस्था कहते हैं, विश्रामावस्था,
इंटरफेज, क्या कहते हैं उसको, इंटरफेज, जिसमें कोशिका विश्राम करता है। विश्राम करने का मतलब एकदम विश्राम नहीं करता है, बल्कि वो अपने डीएनए का संश्लेषण करता है और कुछ आवश्यक प्रोटीन का भी संश्लेषण करते हैं, डीएनए आरएनए का भी संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो विश्रामावस्था में वो काम करते हैं। और दूसरा होता है इसका विभाजन अवस्था, विभाजन अवस्था। और ये दोनों अवस्थाएं क्या होती है, इसको डिवीजन फेज कहते हैं, डिवीजन फेज। ये दोनों अवस्थाएं बारी बारी से क्या होता है, वो चक्र के रूप में संचालित होते रहते हैं। अर्थात पहले विश्रामावस्था में जाते हैं और उसके बाद फिर विभाजन अवस्था में चले जाते हैं, और फिर विभाजन अवस्था से फिर क्या होगा, विश्रामावस्था में चले जाएंगे। और ये प्रक्रिया एक चक्र के रूप में चलते रहते हैं। इसी को हम कहते हैं कोशिका चक्र। अर्थात कोशिका विभाजन के दो अवस्थाएं होती है, विश्रामावस्था तथा विभाजन अवस्था कोमा दे दीजिए। ये अवस्थाएं चक्र के रूप में बारी बारी से संपन्न होते हैं, इसे ही कोशिका चक्र कहते हैं, इसे ही कोशिका चक्र कहते हैं। ठीक है, अर्थात विश्रामावस्था से विभाजन अवस्था, फिर विभाजन अवस्था से विश्राम अवस्था, ये प्रक्रिया लगातार चालू रहता है, जिससे कि नए नए कोशिकाएं बनते रहते हैं और ये सेल साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अब आता है माइटोसिस को समसूत्री विभाजन क्यों कहते हैं, है ना। समसूत्री, सम मतलब होता है बराबर और सूत्री मतलब होता है क्रोमोजोम। समझ में आ गया। तो माइटोसिस को समसूत्री विभाजन क्यों कहते हैं, लिखेंगे माइटोसिस को समसूत्री विभाजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस विभाजन के फलस्वरूप एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिका का निर्माण होते हैं, दो पुत्री कोशिका का निर्माण होते हैं और प्रत्येक पुत्री कोशिका में क्रोमोजोम की संख्या मातृ कोशिका की आधी होती है, मातृ कोशिका की आधी होती है, मतलब एक मिनट, मातृ कोशिका के समान होती है, आधी नहीं, मातृ कोशिका के समान होती है। देखिए, मातृ कोशिका के समान हुआ तभी इसका नाम दिया समसूत्री। और अगर यही क्वेश्चन में आ जाता है कि अर्धसूत्री विभाजन
मियोसिस को क्यों कहते हैं, तब आप यहां पे लिखेंगे, बाकी सब सेम लिखेंगे परंतु यहां पर लिख देंगे, ठीक है, मातृकोशिका की आधी होती है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या लिखेंगे, प्रत्येक पुत्री कोशिका में क्रोमोजोम की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है। अतः इस विभाजन को, मतलब किस विभाजन को, माइटोसिस को, इस विभाजन को क्या कहते हैं, इस विभाजन को समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। समसूत्री, सूत्री मतलब क्रोमोजोम, और समान क्रोमोजोम हुआ, मातृ कोशिका में जितना हुआ पुत्री कोशिका में भी उतना ही हुआ। समसूत्री विभाजन को समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए ये मातृ कोशिका इसका है, पेरेंट सेल है, इसके अंदर अगर मान लिया जाए कि 4 क्रोमोजोम है तो इससे 2 पुत्री कोशिका बनेंगे और हूबहू इसी के जैसा 2 पुत्री कोशिका बनेंगे। और इसके अंदर क्रोमोजोम अगर देखा जाएगा तो इसमें भी 4 हो जाएंगे और इसमें भी 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो चूंकि जितने पेरेंट्स के सेल्स के अंदर क्रोमोजोम था उतना ही इसके डॉटर सेल्स के अंदर भी क्रोमोजोम है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसलिए कहते हैं इसको समसूत्री कोशिका विभाजन, या इसी को कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि माइटोसिस को समसूत्री विभाजन या अर्थात इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम फाउंड इन डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स के अंदर जितने पेरेंट्स के कोशिका के अंदर क्रोमोजोम्स थे उतना ही क्रोमोजोम्स इसके संतान अर्थात पुत्री कोशिका में पाए गए, इसीलिए इसको कहते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन, ठीक है। अब चले आते हैं पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण आखिर है क्या, देखिए पीढ़ी एकांतरण कहने का मतलब हुआ कि कोई भी लैंगिक प्रजनन करने वाले जीव के पूरे जीवन चक्र में 2 अवस्थाएं आती है और वो 2 अवस्थाओं से होकर गुजरती है, ठीक है। एक होता है गेमिटोफाइट, एक होता है गेमिटोफाइट अवस्था, है ना, गेमिटोफाइट फेज होता है, जो कि क्या होता है, तो हैप्लॉइड होता है। क्या होता है, हैप्लॉइड, गेमिटोफाइट हैप्लॉइड होता है। और स्पोरोफाइट दूसरा अवस्था जो होता है स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट फेज। तो स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट ये 2 फेज होते हैं, एक हैप्लॉइड और दूसरा डिप्लॉइड। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड 2 अवस्थाओं से होकर ये गुजरता है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम हाफ होता है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम डबल होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैसे कि किसी भी लैंगिक प्रजनन करने वाले सजीवों में या सजीवों के जीवन काल की 2 अवस्थाएं होती है। प्रथम गेमिटोफाइटिक फेज जो हैप्लॉइड होते हैं तथा दूसरा जो स्पोरोफाइट फेज होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। ये क्रम से उसके जीवन में 2 तरह के अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। लैंगिक प्रजनन करने वाला सजीवों के जीवन चक्र की प्रमुख 2 अवस्थाएं होती है। एक गुणित जिसको हैप्लॉइड कहते हैं, ठीक है, उसको हिंदी में एक गुणित कहते हैं। एक गुणित गेमिटोफाइटिक, एक गुणित गेमिटोफाइटिक अवस्था
तथा द्विगुणित स्पोरोफाइटिक अवस्था। ये अवस्थाएं क्रमिक रूप से उसके जीवन चक्र में संपन्न होते हैं। इसे ही पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। पीढ़ी एकांतरण इसको कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन कहते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आप समझ गए हैं। स्पष्ट रूप से अगर देखना हो तो फर्न के पौधों में ये देखे जाते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं, क्योंकि उसमें उसका लाइफ टाइम जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। वैसे ज़्यादातर जीव जंतुओं में गेमिटोफाइटिक स्टेज जो होता है इतना छोटा होता है कि उसको हम लोग अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं, इसलिए फर्न के पौधों में इसको समझा जाता है। अब देखिए, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में क्या अंतर होते हैं। ठीक है, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन, जैसा कि आप जानते हैं कि लैंगिक प्रजनन जो होता है उच्च श्रेणी के जीव जंतुओं में होते हैं। ठीक है, और अलैंगिक प्रजनन प्रायः निम्न वर्गीय जीवों के अंदर होता है अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, तो ये अंतर आप लिख सकते हैं। और भी अंतर देखिए, लैंगिक प्रजनन के लिए गैमीट की आवश्यकता होती है। गैमीट जिसको कि युग्मक कहते हैं, युग्मक की आवश्यकता होती है। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन के लिए स्पोर की आवश्यकता होता है, बीजाणु की आवश्यकता होती है। अलैंगिक प्रजनन के लिए क्या चीज की आवश्यकता होती है? के लिए स्पोर की आवश्यकता होती है। ठीक है, लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, नए लक्षण प्रकट होते हैं। लैंगिक प्रजनन से उत्पन्न सजीवों में नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, नए लक्षण उत्पन्न नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये एक ही पेरेंट्स के कोई एक ही व्यक्ति, पेरेंट्स के कोई एक ही, ठीक है, इंडिविजुअल से ये उत्पन्न होते हैं। इसलिए इसमें हम लिखेंगे कि इसमें कोई नए लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं, अर्थात पेरेंट्स के ही लक्षण इसमें पाए जाते हैं। इस प्रजनन से उत्पन्न संतति में जनकों के लक्षण पाए जाते हैं।
ठीक है। और भी अंतर अगर आप देखेंगे, लैंगिक प्रजनन इवोल्यूशन के लिए यानी क्रम विकास के लिए आवश्यक है, जबकि अलैंगिक प्रजनन क्रम विकास के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें और भी अंतर जोड़ सकते हैं। अब आप आ जाइए, पार्थेनोजेनेसिस क्या है, इसका उदाहरण दीजिए। तो देखिए, पार्थेनोजेनेसिस क्या है, एक प्रजनन का ही विधि है। ठीक है, इस विधि में होता क्या है कि जो फीमेल गैमीट होते हैं वो बिना निषेचन के ही नए जीव उत्पन्न कर देते हैं। तो अगर फीमेल गैमीट बिना निषेचन किए ही नए जीवों को जन्म दे देते हैं तो उसे ही पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। प्रजनन की वह प्रक्रिया, प्रजनन की वह विधि या प्रक्रिया, जो भी आप बोले, विधि जिसमें मादा गैमीट बिना निषेचन के ही, बिना निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के ही नए जीव उत्पन्न कर देते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी कहते हैं। पार्थेनोकार्पी कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए पार्थेनोकार्पी क्या है। इसका अगर एग्जाम्पल आप देखेंगे तो जंतु में, अगर आपको बाय द वे कभी कभी क्वेश्चन में आता है, जंतु में आप पार्थेनोजेनेसिस का उदाहरण दे दीजिए, तो जंतु में आप चींटी और मधुमक्खी दे सकते हैं, चींटी मधुमक्खी। और अगर पौधा में अगर आपको पूछा जाएगा तो ध्यान दीजिए, पौधा में आप क्या क्या इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो पौधा में अंगूर दे सकते हैं और केला भी दे सकते हैं। तो अंगूर और केला याद रखिए, ठीक है, जो कि पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया इसमें संपन्न होते हैं। एलील क्या है, देखिए जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। एलील कहने का मतलब कि किसी भी होमोलोगस क्रोमोजोम के एक ही लोकस में पाए जाने वाला जो विरोधी लक्षण वाले जीन होते हैं उसी को एलील कहते हैं या एलीलोमार्फ कहते हैं। एलील का दूसरा नाम एलीलोमार्फ ही होता है, एलीलोमार्फ। ठीक है, तो देखिए एलीलोमार्फ आई एलील आई एक ही चीज है। ठीक है, समजात क्रोमोजोम के एक ही लोकस पर पाए जाने वाले विरोधी लक्षण वाले एक जोड़े जीन को ही क्या कहते हैं, जीन को ही एलील कहते हैं। जैसे ये क्रोमोजोम आपका हुआ होमोलोगस, एक मैटरनल है और दूसरा पैटर्नल है। ठीक है, अब इसका एक खास लोकस, जैसे ये लोकस है, लोकस करने का मतलब एक खास जगह जो इसका भी उसी के आमने सामने होगा। अगर मान लिया जाए इसमें विरोधी लक्षण एक कैपिटल टी है, इसमें स्मॉल टी है, तो ये जो जीन होगा इसी जीन को हम कहते हैं एलील या एलीलोमार्फ कहते हैं। ठीक है, अब आता है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन किसको कहते हैं, तो देखिए कभी कभी होता क्या है कि
हमारे जो क्रोमोजोम है अथवा जीन है उसमें क्या होता है, अचानक उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। और अचानक परिवर्तन हो जाने के कारण, चाहे वो डिलीशन हो यानी क्रोमोजोम का कमी हो जाए, या क्रोमोजोम ऐड हो जाता हो, ठीक है, या डुप्लीकेशन हो जाए, कुछ भी हो, तो इस तरह से अगर क्रोमोजोम में गड़बड़ी हो जाता है अचानक, तो एक नए रचना वाले जीव की उत्पत्ति हो जाते हैं। ठीक है, वो अस्थायी रूप से क्या होता है, एक नए स्पेसीज बन जाते हैं, एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाता है, तो उसे ही हम उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, उसी को हम म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन आखिर है क्या, तो गुणसूत्र अथवा जीन के अंदर होने वाले वह अस्थायी परिवर्तन है ना, जिसके कारण नए नए लक्षण वाले या नए शारीरिक रचना वाले जीव उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, अर्थात जो आनुवंशिक पदार्थ है उसमें क्या हो जाते हैं, कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, इस घटना को ही हम उत्परिवर्तन कहते हैं। तो क्या कहेंगे कि उत्परिवर्तन लिखेंगे गुणसूत्र अथवा जीन, गुणसूत्र अथवा जीन में होने वाला अचानक परिवर्तन, जिसके फलस्वरूप सजीवों के शारीरिक बनावट में परिवर्तन हो जाते हैं और नए जाति की भी उत्पत्ति हो सकते हैं। तो इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, इस घटना को म्यूटेशन कहते हैं या उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब उत्परिवर्तन समझ में आ गया आपको। अब आते हैं एक संकर संकरण क्या है। तो देखिए मेंडल क्या किए हैं कि एक संकरण का एक प्रयोग किए हैं। इसमें क्या किए हैं कि एक जोड़ी लक्षण को लेकर के इन्होंने क्रॉस करवाया। तो एक जोड़ी लक्षण लेकर जब क्रॉस करवाया तो उसी क्रॉस को कहते हैं एक संकर संकरण। अर्थात हम लिख सकते हैं कि संकरण की वह विधि जिसमें एक जोड़ा लक्षण को लेकर क्रॉस किया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे एक संकर संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, एक संकर संकरण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक जोड़ी अगर लक्षण लेकर के करते हैं तो उसको, जैसे आपको हम बता दें कि ये टॉल मटर का पौधा है। ठीक है, तो टॉल के लिए हम लोग इसका जेनोटाइपिक कैपिटल टी लेते हैं। इसको अगर हम एक नाटा पौधा के साथ क्रॉस कर देते हैं तो चूंकि यहाँ पे हम लोग एक जोड़ा लक्षण लिए हैं, एक जोड़ा लक्षण तो एक ही है, वो लक्षण होता है लंबाई का लक्षण। ठीक है, परंतु ये जो इसमें एक लंबा हुआ और एक नाटा हुआ। ठीक है, तो आखिर नाटा भी लंबाई है और लंबा भी
लंबाई है। ठीक है, तो लक्षण तो एक ही हुआ, परंतु इसके दो कारक होते हैं, इसको हम फैक्टर बोलते हैं। एक लंबाई का फैक्टर है, एक नाटा का फैक्टर है। तो चूंकि हम यहाँ पे फिर भी बोलते हैं कि एक जोड़ा विरोधी लक्षण, तो इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं संकरण की वह विधि जिसमें एक जोड़ा लक्षण को लेकर क्या करते हैं, क्रॉस किया जाता है, तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। ठीक है, अच्छा, द्विसंकर संकरण में फिर उसी तरह से क्या लिखेंगे कि संकरण की वह विधि, संकरण की वह विधि जिसमें दो जोड़ी विरोधी लक्षण के बीच क्रॉस किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। द्विसंकर संकरण कहते हैं। ठीक है, इसमें आप समझिए कि जैसे अगर मटर के पौधा का एक राउंड सीड लिए और उसके साथ साथ एक और भी कैरेक्टर लिए हैं, वो है इसका येलो सीड का, ये दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर है। ठीक है, इसको अगर हम क्रॉस कराते हैं स्मॉल आर, यानी इसको कहते हैं रिंकल्ड सीड, यानी इसको झुर्रीदार बीज कहते हैं। और इसका जो स्मॉल वाई लेते हैं, ये इसका ग्रीन कोटिलीडन है। तो इसका कोटिलीडन येलो है और इसका जो आकृति है वो बिल्कुल राउंड है। ठीक है, गोल है, और इसका जो है वो झुर्रीदार इस तरह से है, और इसके अंदर जो कोटिलीडन है ये ग्रीन है। ठीक है, और इसके अंदर का जो कोटिलीडन है ये येलो है। ठीक है, येलो, और ये कैसा है, ग्रीन है। तो आप समझ गए इसको कि यहाँ पे चूंकि दो जोड़ी विरोधी लक्षण लिए हैं, क्या क्या, एक राउंड, उसका जो बीच का आकृति है वो राउंड लिया गया, और इसमें क्या लिया गया, तो उसका झुर्रीदार लिया गया, और इसका जो कोटिलीडन का कलर है वो येलो लिया गया, तो इसमें ग्रीन लिया गया। तो चूंकि यहाँ पे दो जोड़ी विरोधी लक्षण होते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बैक क्रॉस क्या है। बैक क्रॉस मतलब होता है कि यदि कोई पेरेंट्स को, जो विरोधी लक्षण वाले पेरेंट्स होते हैं, उसको क्रॉस कराते हैं, और क्रॉस कराने के बाद जो इसका संतति उत्पन्न होते हैं, उस संतति को यदि पुनः पेरेंट्स में से, चाहे वो डोमिनेंट पेरेंट्स हो चाहे वो रिसेसिव पेरेंट्स हो, ये दोनों में से किसी से अगर हम करा देते हैं तो इसको हम बैक क्रॉस कहते हैं। इसको समझिए अच्छी तरह से कि जब दो विरोधी लक्षण वाले जोड़े के बीच में क्रॉस कराई जाती है और उससे उत्पन्न जो हाइब्रिड संतति होते हैं, उस हाइब्रिड संतति का क्रॉस अगर हम डोमिनेंट पेरेंट्स या रिसेसिव पेरेंट्स किसी से भी कराते हैं तो उसको हम बैक क्रॉस कहते हैं। ये जैसे लंबा पौधा है और ये जैसे नाटा पौधा है। ठीक है, तो इसके बीच में जब क्रॉस कराएंगे तो इसमें एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ये इसका संतान उत्पन्न होंगे। ठीक है, अर्थात ये इससे कैपिटल टी गैमीट बनेंगे, इसमें स्मॉल टी गैमीट बनेंगे, और ये दोनों आपस में क्रॉस करके कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएंगे। ये इसका क्या होगा, हाइब्रिड संतति होगी। यानी इसको हम कह सकते हैं संकर संतति। ठीक है, तो ये संकर संतति का क्रॉस अगर हम चाहे डोमिनेंट का पेरेंट्स से कराएं अथवा रिसेसिव पेरेंट्स से कराते हैं तो इसको हम कहते हैं बैक क्रॉस। क्या कहते हैं इसको, बैक क्रॉस कहते हैं। ठीक है, जब संकर
संतति, संतति मतलब उसका जो डॉटर होते हैं, ठीक है। तो जब संकर संतति का क्रॉस प्रभावी अथवा अप्रभावी, प्रभावी अथवा अप्रभावी जनकों में किसी से भी क्रॉस कराई जाती है तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बैक क्रॉस कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। अब देखिए यहां पे एक और क्वेश्चन आ गया, टेस्ट क्रॉस किसको कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसी में आप जान जाएंगे कि टेस्ट क्रॉस किसको कहते हैं, कि जब दो विरोधी लक्षण वाले पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो उससे उत्पन्न संतति संकर संतति होता है। अब इस संकर संतति का क्रॉस जब हम रिसेसिव से कराते हैं, ओनली रिसेसिव से, तो इसी को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो टेस्ट क्रॉस कहने का मतलब जब संकर संतति यानी हाइब्रिड प्रोजेनी, ठीक है, जब संकर संतति का क्रॉस अप्रभावी लक्षण वाले पेरेंट्स, अप्रभावी लक्षण वाले जनक से कराई जाती है तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। टेस्ट क्रॉस कहते हैं, ठीक है, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। उसके बाद आता है आनुवंशिकी क्या है। तो देखिए ये एक विज्ञान है, ठीक है, लिखेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा, ये जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है आनुवंशिकी, इसलिए जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें माता पिता के लक्षण उसके संतति में किस प्रकार स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है तो इसे आनुवंशिकी कहते हैं, अर्थात जेनेटिक्स कहते हैं। तो हम समझते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। 2020 के बाद 2021 में जो एग्जाम होने वाले हैं, बोर्ड का एग्जाम, उसमें ये सारे 2 नंबर अथवा 3 नंबर में भी इसको दिए जा सकते हैं। जैसे अंतर हम 2 नंबर का बताए हैं, 2 ठो अंतर लिखें तो 2 नंबर में दिया जा सकता है। हो सकता है 3 अंतर लिखने के लिए दिया जाए तो 3 नंबर में भी इसको डाला जा सकता है। तो 2 नंबर और 3 नंबर दोनों का प्रश्न का उत्तर जो सजेस्टिव है उसको आज मैंने कंप्लीट करवाया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिए और अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच।